गाइस, आज का जो टॉपिक है हमारा, द टॉपिक इज हाउ टू एक्सेस लाइनेक्स मशीन्स रिमोटली। हाउ टू एक्सेस लिनक्स मशीन रिमोटली। कि हमें लिनक्स मशीन को रिमोटली एक्सेस करना है एंड लॉगिन विद यूजर एंड क्रिएट फाइल एंड डायरेक्टरीज। और हमें फाइल और डायरेक्टरीज क्या करनी है, क्रिएट करनी है। तो देखिए गाइस, रिमोटली का मतलब है कि अब आपका जो लिनक्स है, कि सपोज करिए कि आपके पास इस टाइप्स का नेटवर्क बना हुआ है। दिस इज योर नेटवर्क। अब आपने क्या करा है कि अभी प्रेजेंट में आपके पास क्या है, दो लैपटॉप्स हैं। 2 4 6 8 10 100 लैपटॉप्स हैं। मैंने क्या करा है कि मैम जस्ट क्रिएट कि मैंने अपनी जो लाइनेक्स की मशीन्स है वो डेडिकेटेड इस मशीन पर एग्जीक्यूट करी है। और मैं चाहता हूं कि इस लाइनेक्स की मशीन्स को मैं या तो जो मेरा बेस मशीन है इस पे जाके एक्सेस करके काम करूं, या मैं लाइनेक्स को यहां पर एक्सेस करके काम करूं। यानी कि जहां लाइनेक्स मशीन बनाई है उसके ऊपर हमें काम नहीं करना है, हमें उस मशीन को किसी दूसरी मशीन पे एक्सेस करना है और फिर काम करें। तो रिमोट लोकेशन का ही मतलब है कि आपका सर्वर कहीं और है और आप किसी अदर लोकेशन पे हो। यानी कि आपकी डिपेंडेंसी नहीं है कि वो मशीन आपके पास होगी तभी आपको काम करना है। वो मशीन चाहे इंटायर वर्ल्ड कहीं पर भी हो, किसी भी लोकेशन पे हो, आपको वो मशीन एक्सेस होनी चाहिए और आप अपना काम कर सके। अब इस पूरे के पूरे पैरामीटर्स के लिए सबसे पहले, कि अभी जो मैं फिलहाल बात कर रहा हूं, सबसे पहले आपका आएगा क्रिएट लैन नेटवर्क। आपको एक लैन नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा और कनेक्ट वर्चुअल मशीन, कनेक्ट ऑल मशीन, कनेक्ट ऑल मशीन विद सेम लैन नेटवर्क। और आप जितनी भी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे वो सारी की सारी जो मशीन्स हैं वो आपकी एक ही लैन नेटवर्क से कनेक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कि अभी आपके पास क्या है, एक आपके पास आपका लैपटॉप है। अभी आपके पास एक आपका लैपटॉप है। सपोज करिए एक आपके पास आपका लैपटॉप है एंड दूसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करा हुआ है, आपने एक वर्चुअल मशीन उस पे बनाई है। एक आपने उस पर लाइनेक्स की वर्चुअल मशीन क्रिएट करी है। ये दो पैरामीटर्स हैं अभी आप लोगों के पास। एंड बोथ मशीन्स आर कनेक्टेड, कि आपके घर में हो सकता है एक वाईफाई डिवाइस लग रहा हो। वन डिवाइस इज अवेलेबल, दिस डिवाइस कॉल्ड है वाईफाई। कैन विजिबल एवरीवन? एंड आपके घर में एक वाईफाई है लगा हुआ है। अब आप क्या करोगे, नाउ यू कैन कनेक्ट बोथ वर्चुअल मशीन्स को, आपको इसी डेडिकेटेड वाईफाई से कनेक्ट करना है। यानी कि आपका जो लैपटॉप है वो, और लैपटॉप के अंदर जो वर्चुअल मशीन्स बनाई हैं, बोथ आर कनेक्टेड विद द सेम वाईफाई। अब अगर हम वाईफाई की बात करते हैं, कि जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में वाईफाई लगाते हैं तो वाईफाई पे हम एक सर्विस इनेबल करते हैं, जिस सर्विस को वी कैन कॉल द डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स। डीएचसीपी का काम क्या होता है, डीएचसीपी का बेसिकली काम होता है प्रोवाइड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली टू ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर्स। जिसका काम है कि जो भी वाईफाई से कनेक्ट होगा उसको आईपी ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट।
तो जब भी हम वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वहां पे हम डीएचसीपी को इनेबल करते हैं और वहां पे हम आईपी रेंज दे देते हैं 1.0/24। इसका मतलब है कि हमने वाईफाई पे कितने आईपीस की रेंज दे दी है, 256, जिसमें से 2 आईपीस हमारे क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे, 1 फॉर नेटवर्क और एक ब्रॉडकास्ट के लिए। यानी कि हमारे पास जो वैलिड आईपीस आएंगे वो आएंगे 254। सो पहला तो ये कंडीशन करता है कि इस वाईफाई पे सिर्फ 254 डिवाइस ही कनेक्ट हो सकते हैं, इससे ज्यादा सिस्टम्स कनेक्ट नहीं होंगे। सो आपका पहला पैरामीटर यहां पे आता है कि आप कितने यूजर्स को अपने वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं। ये आपका वाईफाई पे डिपेंड करता है। जितने नंबर ऑफ आईपीस वहां पर आप मेंशन करेंगे उतने ही डिवाइस आपके वाईफाई से कनेक्ट हो पाएंगे। ये नहीं है कि अनलिमिटेड लोग वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे। सो वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए डिपेंड्स है कि डीएचसीपी में आपने क्या है। अगर आप डीएचसीपी डिसेबल कर देते हो, ओनली सिर्फ डीएचसीपी डिसेबल करना है, आईपी नहीं, उस केस में फिर आपको वाईफाई से कनेक्ट होना है तो आपको फिर मैनुअली आईपीस वाईफाई वाले इंटर करने पड़ेंगे। तो अभी आप लोग क्या करते हैं कि डीएचसीपी है तो आप क्या करते हो, एसएसआईडी सर्च करते हो, उसका पासवर्ड इंटर करते हो और अपने सिस्टम्स को, अपने लैपटॉप्स को, मोबाइल फोन को, सबको वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ वाईफाई भी का एक और पॉइंट मैं बता देता हूं कि अगर आपके कंप्यूटर, अगर आपने इंटरनेट की स्पीड ले रखी है 100 Mbps, तो वो आपकी जो स्पीड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी कि जितने यूजर्स कनेक्ट होते जाएंगे वो स्पीड उतने में डिवाइड होती चली जाएगी। तो आप कहेंगे यार मेरा नेटवर्क तो इतनी स्पीड का बट स्लो चल रहा है, फिर भी बिकॉज कि नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा यूज कर रहे हैं। उस केस में एक और चैलेंज यहां पे आएगा कि कुछ यूजर्स कनेक्ट होंगे, कुछ डिस्कनेक्ट होंगे, कुछ कनेक्ट होंगे, कुछ डिस्कनेक्ट होंगे। तो इस तरीके से वो होगा। शिफ्ट हो जाओ थोड़ा पीछे, गौरव आप चले जाओ पीछे, उसको मना, उसको मना कर दे चेयर। नाउ सो अब यहाँ पे आ गया वाईफाई। अब वाईफाई पे जो आईपी रेंज है वो हमारे पास आएगी 1 to 254। अब जब भी होता है कि वाईफाई पे भी एक आईपी एड्रेस मेंशन होता है, यानी कि एक एड्रेस आपके किसका होगा, वाईफाई का भी होता है। तो वाईफाई का जो एड्रेस होता है ऑलवेज कि आप इस में से, पूरे में से कोई भी आईपी एड्रेस बना सकते हो जो वाईफाई का होगा। तो 192.168.1.1 मोस्टली ये वाला जो आईपीस होता है ये वाईफाई का एड्रेस होता है। आपके घर में जितने भी वाईफाई लगे हुए हैं सबके पास यही एड्रेस होगा या 254 होगा। सो या तो हम पहला या आखिरी ही आईपी मोस्टली क्रिएट करते हैं, वरना आप कोई भी आईपी वाईफाई, यही आईपी आपका गेटवे बनता है। अब इसी रेंज में से जब आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो इसी रेंज में से आपके सिस्टम को आईपी मिलेगा 192.168। सपोज 1.10 मेरे सिस्टम को मिल गया, /24 का मतलब है 255.255.255.0। गेटवे के आईपी एड्रेस की बात करें तो गेटवे जो मेरा आईपी एड्रेस है इज कॉल्ड द 192.168.1.1। डीएचसीपी सर्वर की अगर मैं बात करता हूं तो डीएचसीपी का भी आईपी क्या है ये, क्योंकि डीएचसीपी भी कहां पे चल रहा है, वाईफाई पे चल रहा है। तो डीएचसीपी सर्वर का आईपी भी 192.168.1.1 होगा। तो इस तरीके से करके हमारे सिस्टम्स को क्या होंगे, आईपी एलोकेट होंगे। यहां पे सपोज करिए 11 आ जाएगा, बाकी सारे के सारे आईपी सेम होंगे। यू कैन सी विंडो आर में करता हूं अपने सिस्टम्स के आईपी में आपको दिखाता हूं। नाउ विंडो आर एंड देन टाइप ncpa.cpl। नाउ वाईफाई स्विच से मैं भी कनेक्टेड हूं एंड स्टेटस एंड डिटेल्स। तो लेके 192 मेरा आईपी आ रहा है, 255 उसका क्या रहा है, सबनेट्स। ये जब भी हम डीएचसीपी करते हैं तो वहां पे हम लीज ड्यूरेशन भी करते हैं कि कितने टाइम के बाद मेरा आईपी चेंज हो जाए। तो ये ड्यूरेशन भी आ रही है, कब से कब तक है, 1 वीक की। डिफॉल्ट गेटवे, तो गेटवे का एड्रेस क्या है, 1.1 है। डीएचसीपी, डीएचसीपी भी मेरा कहाँ चल रहा है, वाईफाई पे ही है, तो उसका एड्रेस भी क्या है, यही है। और डीएनएस सर्वर, विन सर्वर भी मेरे वाईफाई से पब्लिश हो रहे हैं, तो उनका एड्रेस भी यही है। यानी कि ये सारी की सारी सर्विसेज कौन दे रहा है मेरे को, वाईफाई। और आईपीस किसके थ्रू मिल रहे हैं, डीएचसीपी के थ्रू मिल रहा है। यही सेम सेटिंग्स आपकी आएगी। सो अगर आपको कभी भी वाईफाई का एसएसआईडी या पासवर्ड कुछ भी चेंज करना है तो आप उसके ब्राउजर में जाके ये वाला आप आईपी इंटर करेंगे तो आपको वाईफाई एक्सेस हो जाएगा। वहां पे आप वाईफाई की एसएस यानी कि उसकी लॉगिन क्रेडेंशियल डाल के आपको वहां पे कोई आईपी चेंज करने हैं, आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना है, आपको वाईफाई का नेम चेंज करना है, आपको वहां पे कोई चीज ब्लॉक करनी है तो सारी ब्लॉकिंग वगैरह भी आप
कर सकते हैं। सो ये तो था पैरामीटर्स, बट अब हम आते हैं कि हमें रिमोटली एक्सेस करना है। सो जब रिमोटली एक्सेस करना है, सो यहाँ पर क्या है कि जब मैंने लाइनेक्स की मशीन बनाई थी, सो आपको याद होगा कि व्हेन वी क्रिएट अ लाइनेक्स मशीन, आई एम कनेक्ट लाइनेक्स मशीन विद द वाईफाई स्विच। मैंने एक वर्चुअल स्विच बनाया था जिसमें मैंने वाईफाई स्विच बनाया था, और जब मैंने मशीन क्रिएट करी थी, नाउ कनेक्ट मशीन विद द वाईफाई स्विच। उस केस में जब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करी थी, तो जब मैंने नेटवर्क की सेटिंग को इनेबल करा था, तो मेरे लाइनेक्स की मशीन ने ऑटोमेटिकली आईपीस उठा लिए थे। गॉट इट द पॉइंट? सो नाउ वेरीफाई करते हैं वो चीज। आई एम जस्ट लॉग इन विद द लिनक्स मशीन एंड क्लिक ऑन सेटिंग्स। पहले सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो नेटवर्क टाइप से वो क्या है, वाईफाई है। आप लोग देख लेना, अगर आपको लैन नेटवर्क बनाना है या तो आप वाईफाई बना सकते हैं। अगर आप इसके अलावा कोई और नेटवर्क बनाते हैं, लाइक अगर आप यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं या होस्ट टू होस्ट, तो उस केस में आपको दोनों मशीन्स को मैनुअली आईपी डालने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय डीएचसीपी होगा नहीं। और जब डीएचसीपी नहीं होगा, तो उस केस में आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी पड़ेगी, खुद से मैनुअली दोनों साइड को सेम आईपी देने पड़ेंगे। सेम का मतलब है सेम नेटवर्क के। सेम आईपी भी मत देना कि 10 ही उसको दे दिया, 10 ही दूसरे को दे दिया, तो फिर से वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। सो डुप्लीकेसी भी आपकी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। नाउ राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट। सो पहला पॉइंट तो ये आता है आपका कि आई एम जस्ट लॉग इन विद द रूट यूजर एंड रेडिट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाउ टू प्रोवाइड, कि ये तो चलिए डीएचसीपी का है। अगर आपको मैनुअली आईपीएस देने हो सिस्टम्स को, ये आईपीएस तो किसके थ्रू मिले हैं, डीएचसीपी के थ्रू। बट मैं चाहता हूं कि डीएचसीपी ने 10 और 11 चाहिए, बट मैं तो चाह रहा हूं कि यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100 आईपी होना चाहिए। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, सिर्फ ये आखिरी वाला आईपी चेंज कर देना है। सो हाउ टू प्रोवाइड आईपी एड्रेस टू द लिनक्स मशीन। आप लिनक्स की मशीन को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, तो आपको अपनी मशीन पर आईपी एलोकेट करना पड़ेगा। तो जब भी आप लिनक्स की मशीन को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करोगे, तो सबसे पहला टैग क्या है, सबसे पहला है प्रोवाइड आईपी एड्रेस। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है अपने सिस्टम्स को। उसके बाद क्या करना है, रीस्टार्ट नेटवर्क सर्विसेज। हमेशा लाइनेक्स के अंदर एक प्रॉब्लम है कि लाइनेक्स पे चीजें जब तक अपडेट नहीं होंगी, जब तक आप उसकी सर्विसेज को रीस्टार्ट नहीं करेंगे। सो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पूरी की पूरी मशीन को रीस्टार्ट करो, या आप डेडिकेटेड कमांड से क्या करिए, तो उस सर्विस को रीस्टार्ट कर दो। ये चीजें हमारी विंडोज के भी अंदर आती है। लाइक अगर आप विंडोज में सर्विसेज सर्च करेंगे, तो यहाँ पर भी जितनी भी विंडोज की सर्विसेज है, वो सारी की सारी यहाँ पर चल रही है। अब आपको कोई भी सर्विस करनी है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑप्शन आता है, स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है। सो ऑटोमेटिक पे भी चल रहा है। तो ये आपकी सारी की सारी सर्विसेज यहाँ पे चल रही है। तो देखिए, स्टॉप, स्टार्ट, रीस्टार्ट। तो ये कॉन्सेप्ट विंडोज के अंदर भी है, बट यहाँ पे क्या है, ये ग्राफिकली आती है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, मैं कमांड। तो अगर आपको लिनक्स पे कोई भी सर्विसेज को स्टार्ट रीस्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास कमांड होगी SYSTEM, सिस्टम CTL, SYSTEM सिस्टम CTL इनेबल, और इनेबल के बाद NETWOR के नेटवर्क डी। तो ये आपकी जो कमांड है नेटवर्क डी, ये इनेबल के लिए अगर स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले इनेबल करनी होती है, देन स्टार्ट। क्योंकि देखिए, आप डायरेक्ट स्टार्ट कमांड भी चला सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर आपने डायरेक्ट स्टार्ट कमांड चला दी और आपकी मशीन ऑफ हुई, तो दोबारा से सर्विस क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अगर आपने इनेबल करके फिर स्टार्ट चलाइए, तो मशीन चाहे जितनी मर्जी बार ऑन ऑफ हो, तो फिर आपकी मशीन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी। तो इनेबल का मतलब है ऑटोमेटिक पे आपने डाल दिया कि मेरी सर्विस जब भी मेरी मशीन ऑन हो, तो मेरी मशीन जो सर्विसेज हैं बैकएंड की, वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। इसके बाद अगर आपको स्टॉप करना है, तो आप इसकी जगह स्टॉप कमांड एड ऑन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी सर्विस बंद करनी है, तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। और अगर आपको स्टेटस देखना है, तो आप स्टेटस देखना चाहते हैं, तो यू कैन यूज द स्टेटस कमांड। और अगर आपको रीस्टार्ट करना है, तो यू कैन टाइप द रीस्टार्ट कमांड। सो आपके ऊपर, आप सारी कमांड चलाएं, या स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है। सो जब भी आप नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, सो जब भी आप कोई भी आईपी अगर चेंज करते हैं,
सो एक चीज ध्यान रखना कि आपको ये डेडिकेटेड सर्विसेज को यूज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हाउ टू चेक, कि अगर आपको आईपी एड्रेस चेक करना है, सो अगर आपको कोई भी आईपी एड्रेस यहाँ पे चेक करना है, सो आईपी एड्रेस अगर आपको लिनक्स के अंदर आईपी एड्रेस चेक करना है, तो उसके लिए कमांड होती है इफ कॉन्फिग। तो इफ कॉन्फिग से आपका पता लगेगा कि आपने कौन सा आईपी एड्रेस डाला हुआ है। और अगर आपको विंडोज में करना है तो आईपी कॉन्फिग, तो आईपी कॉन्फिग फॉर विंडोज। और इफ कॉन्फिग जो आपकी होती है ये होती है आपको फॉर लिनक्स। अभी आप लोगों ने क्या अपनी मशीन से कनेक्ट करी है, बट अगर मैं पूछूं आपकी मशीन का आईपी क्या है, तो आप लोग नहीं बता पाओगे। तो अगर मुझे विंडोज का आईपी देखना है, जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप द आईपी कॉन्फिग। तो जो चीज अभी मैंने कमांड रन मेनू से जाके आपको ग्राफिकली दिखाई थी, वही चीज कमांड से देखने से देखिए यहाँ पे सारे के सारे आईपीस आ रहे हैं। इज इट क्लियर द पॉइंट? मेरा मैकेड है, मेरे पास मल्टीपल इंटरफेसेस है, सबके आईपी दिखाएगा। लेकिन अगर मुझे लिनक्स पे देखना है, तो लिनक्स का अगर मेरा आईपी एड्रेस क्या है, तो लिनक्स पे अगर मुझे चेक करना है, सो आई एम टाइप द ओपन द टर्मिनल एंड टाइप आई इफ कॉन्फिग। जैसे मैंने कॉन्फिग करा, तो ये जो आपका ETH0 दैट इज कॉल्ड इथरनेट, इसको बोलते हैं यानी कि इथरनेट पोर्ट पे आपका आईपी होना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, इसको देखने लग जाएंगे, कुछ क्या करेंगे, इसको देखने लग जाएंगे, तो ये गलत है ना। आपकी जो मशीन है वो इथरनेट वाली है, ये आपके वर्चुअल इंटरफेसेस है। तो ये VMware के और Hyper-V के कनेक्टिविटी के लिए है। आपका जो इंटरफेस है, मेरे इंटरफेस पे फिलहाल DHCP ने जो आईपी दिया हुआ है, ये वाला आईपी दिया हुआ है। सबनेट मास्क ये एलोकेट करा हुआ है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईडी भी वो यहाँ पे इसकी क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो नाउ कि ये तो आपका क्या ऑटोमेटिक है। अब अगर आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो देखिए यहाँ पे ये 3 कंप्यूटर्स बने आ रहे हैं। गॉट इट? आप यहाँ पे क्लिक करिए एंड क्लिक करने के बाद वायर कनेक्टेड, और यहाँ पे वायर कनेक्टेड के बाद सेटिंग्स में जाना है। और सेटिंग्स में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन है नेटवर्क। नेटवर्क में कनेक्टेड 100,000 Mbps आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करिए, तो देखिए यहाँ पे आपके पास पूरी की पूरी वही आईपी डिटेल्स आ रही है जो मैंने आपको बताया, बट कनेक्ट ऑटोमेटिकली। यहाँ पे अभी आईपी कनेक्ट हो रहा है ऑटोमेटिक। इसका मतलब है कि ये आईपी कभी भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ये आईपी किसके थ्रू मिल रहे हैं मेरे को, DHCP के थ्रू। और DHCP जब भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसकी एक लीस्ट ड्यूरेशन होती है, तो बाय डिफॉल्ट इज 7 days। उसके अलावा है कि 15 days। तो हर एक हफ्ते के बाद वो क्या करता रहेगा, उसको रिफ्रेश। हो सकता है सेम ही आईपी दे दे, और हो सकता है आपको चेंज करके भी दे, इसलिए वो डायनेमिक्स है। तो अगर मुझे मैनुअली आईपी डालने से, हम जस्ट क्लिक ऑन IPv4, और मैं DHCP से क्या करूंगा, इसको कर दूंगा मैनुअल पे। एंड नाउ प्रोवाइड, सो 192.168 1 डॉट, अच्छा भाई, 192.168 1.100 आईपी में इसको एलोकेट कर रहा हूँ। 255.255.255.0, गेटवे इज 192.168 1.1, and DNS IP is called 192.168 1.1। तो ये मैनुअली आईपीस मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, कॉन्फ़िगरेशंस कर दिए, एंड देन क्लिक अप्लाई। सो मैंने जो आईपी डाला है वो कौन सा डाला है, 1.100, और मैंने अप्लाई भी कर दिया है। अप्लाई करने के बाद राइट क्लिक, देन ओपन टर्मिनल, और अगेन आई एम टाइप द इफ कॉन्फिग। तो आईपी डालने के बावजूद भी यू कैन सी कि आपके पास वही आईपी आ रहा है जो मेरा पुराने वाला था, क्योंकि मैंने अब लिनक्स के अंदर क्या करी है, चेंजेस करी हैं। और अगर मैंने लिनक्स के अंदर चेंजेस करी हैं, तो जब तक अब एग्जीक्यूट नहीं होंगी, जब तक मैं उसकी सर्विसेज को रीस्टार्ट नहीं करूंगा। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी सर्विसेज को रीस्टार्ट करना है। SYSTEM सिस्टम CTL ENABL इनेबल NETWOR के नेटवर्क D, एंड नेटवर्क आएगा, नेटवर्क D आएगा, नेटवर्क गाइस। सो नेटवर्क, एंड यहाँ पे स्टार्ट। सो स्टार्ट के बाद अगर आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना है, सो यू कैन टाइप द रीस्टार्ट, और स्टेटस चेक करना है, सो यू कैन टाइप द कमांड स्टेटस। तो स्टेटस में सर्विस क्या है, एक्टिव। अब आप दोबारा से देखेंगे इफ CONFIG कॉन्फिग,
तो नाउ यू कैन सी कि अब वही आईपी आ गया जो आईपी हमने कॉन्फ़िगर करा था। सो सबसे पहले अगर आपको कभी भी रिमोटली कोई भी सर्विस सिस्टम एक्सेस करना है, सो 99% आपका रिमोटली वही सिस्टम एक्सेस होगा जिस पर मैनुअली आईपी है, क्योंकि रिमोटली हम उसी चीज को एक्सेस करते हैं जहां पर स्टैटिक आईपी, क्योंकि जहां पर डायनामिक आईपी है तो अभी वो मशीन उसका आईपी आपको पता है एक्सेस हो गया, लेकिन हो सकता है 1 घंटे बाद आईपी चेंज हो गया और आप लगे हुए हो एक्सेस करने में, कह रहे हैं अभी तो हो गया था लेकिन अब नहीं हो रहा है। तो उस केस में आपको फिर क्या करना पड़ेगा, बार बार उसके आईपी चेक करने पड़ेंगे। तो गाइस अब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, मैं अगर अपनी मशीन पे 2.100 डाल देता हूं तो बोथ आर इन डिफरेंट नेटवर्क, तो वो मेरा वैन बन जाएगा, क्योंकि ये मशीन लैन में तभी एक्सेस होंगी जब दोनों के दोनों ऑल सिस्टम्स आर वर्क इन सेम नेटवर्क आईडी, जिनकी ग्रुप आईडी क्या होगी, सेम होगी, तभी ये एक्सेस होंगे। अदरवाइज वो नेटवर्क आपका वैन बन जाएगा, और वैन के लिए फिर हमें राउटर्स लगाने पड़ेंगे, राउटिंग करनी पड़ेगी, वो सारे के सारे काम करने पड़ेंगे। नाउ इसके अलावा जब भी हम लिनक्स की मशीन को एक्सेस करते हैं रिमोटली, क्योंकि हमारा टास्क है रिमोटली एक्सेस करना, सो पहले नंबर पे या तो आप डीएचसीपी से कॉन्फ़िगर करेंगे, दूसरे नंबर पे या आप मैनुअल आईपीस करेंगे, तीसरे नंबर पे है प्रोटोकॉल्स। तो हमारा जो रिमोट के थ्रू हम लिनक्स की मशीन का कभी भी रिमोटली एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हमारा जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है एसएसएच। सो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम एसएसएच की प्रोटोकॉल्स को भी क्या करना पड़ेगा, इनेबल और स्टार्ट, क्योंकि अगर नेटवर्क सर्विस भी डिसेबल्ड है और प्रोटोकॉल्स भी क्या है, डिसेबल्ड स्टेट में है, तो भी आपकी मशीन एक्सेस नहीं होगी, वो आपको एरर देगा किसके, कनेक्शंस डिनाइड, कनेक्शन टाइम आउट के। सो नाउ कि अगर आपको ये सेटिंग्स भी करनी है तो सिंपल सा आपको सिर्फ कमांड ही चलानी है, सिस्टम सीटीएल इनेबल एसएसएचडी एंड स्टार्ट। क्लियर इतना? नाउ आईपी पता लग गया। अब आपको अगर कोई भी मशीन रिमोटली एक्सेस करनी है तो अब उसके लिए क्या है, मैंने मशीन को क्लोज कर दिया है। मेरी ये जो वर्चुअल मशीन है, ये वर्चुअल मशीन मेरे बैकएंड में चल रही है वर्चुअलाइजेशन में, मैंने मशीन के कंसोल को क्लोज करा, मशीन मेरी अभी भी क्या है, रनिंग स्टेट में यहां पर चल रही है। अब मुझे क्या करना है, जिस मशीन पे एक्सेस करना है, लाइक आपके लैपटॉप भी हो सकते हैं, अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, चेक करनी है कनेक्टिविटी, कि क्या मेरे इन दोनों की दोनों मशीन्स के बीच में कनेक्टिविटी है, यानी कि लाइनक्स वन और लैपटॉप्स दोनों मशीनों के बीच में कनेक्टिविटी है या नहीं है। सो मेरा क्या है कि लाइनक्स की ये जो मशीन है इसका जो आईपी है, मैंने अब इसका आईपी कर दिया है 100। इज इट क्लियर? मैं क्या करूंगा, अपने लैपटॉप की कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा और PING पिंग करूंगा और 192.168.1.100 ये कमांड का यूज करूंगा। तो इस कमांड से मुझे कनेक्टिविटी पता लगे, अगर रिप्लाई आता है तो कनेक्टिविटी है, इफ आंसर कमिंग इन रिक्वेस्ट टाइम आउट या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, तो उस केस में मेरी कनेक्टिविटी नहीं है। तो उस केस में क्या है कि आपको कंडीशन क्या है, आपको अपने आईपी चेक करने पड़ेंगे, नेटवर्क कनेक्शन चेक करने पड़ेंगे, या हो सकता है कि फायरवॉल्स आपके इनेबल्स हो तो फायरवॉल्स को आपको डिसेबल करना पड़ेगा। सो नाउ विंडो आर, यानी कि मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूं और मैं लाइनक्स की कनेक्टिविटी चेक करने की कोशिश करता हूं। सो PING पिंग, और पिंग करने के बाद 192.168.1.100, तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास रिप्लाई आ रहा है, यानी कि मेरी कनेक्टिविटी मेरी लाइनक्स की मशीन के साथ कनेक्टेड। अगर आप में से भी कोई भी कनेक्ट है यहाँ के वाईफाई से, तो वो भी इसी आईपी से पिंग करके देखे, अगर आपके पास भी रिप्लाई आता है आपके लैपटॉप पे तो आप भी इस मशीन को अपने सिस्टम पर एक्सेस कर सकते हो। नाउ कि अब अगर आपको मशीन को एक्सेस करना है, तो अब आप इस लिनक्स की मशीन को एक्सेस करना चाहते हो। नाउ कि आपको पता है कि इस डेडिकेटेड लिनक्स की मशीन पर मेरे पास दो यूजर्स हैं, एक मेरे पास एडमिन यूजर है, इज कॉल्ड अ रूट, और दूसरा जो मेरे पास है यहाँ पे नॉर्मल यूजर एक बना हुआ है ICCP। सो मेरे पास क्या है, दो यूजर्स बने हुए हैं। अगर आप अपने पास देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ यूजर्स, कितने यूजर्स इस लाइनस की मशीन पे बने हुए हैं, तो यू कैन टाइप द कमांड कैट। तो कैट कमांड का मतलब है कि अगर मुझे किसी भी फाइल के कंटेंट को देखना है, किसी फाइल के अंदर के डेटा को देखना है, तो कैट और /etc के अंदर PA $5 WD मेरी कमांड। तो ये जो मेरी लोकेशन है,
तो मेरे जो जितने भी यूजर्स आप बनाएंगे उनकी इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर रहती है। ये फाइल जो है स्लैश ईटीसी के अंदर होती है और फाइल को ओपन करने की कमांड्स होती है कैट। सो कैट स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यूडी। सो अगर आप देखना चाहते हैं हाउ मेनी यूजर इज अवेलेबल, सो फिलहाल मैं दोबारा से इस मशीन के कंसोल को एक्सेस कर रहा हूं। आपको नहीं पता कि कितने यूजर्स बने हुए हैं, राइट क्लिक एंड देन ओपन टर्मिनल एंड टाइप कैट स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश पी एड्रेस पास डब्ल्यूडी। तो गैस देखिए यहाँ पर एंड में आपको पता है कि यहाँ पे एक यूजर मेरे पास बना हुआ आईसीसीपी। ये सारे भी यूजर्स हैं बट अभी आपको सिर्फ देखना है लास्ट में, और सबसे टॉप में आपके पास आएगा रूट का। इससे बीच के अभी आप मत देखिए क्योंकि आगे आगे हमारा यूजर एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक ही आएगा तो मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा वहां पे। सो ये कमांड्स भी मैं आगे बताता, बट यहाँ पे अभी आपको नहीं पता कि सर मेरे पास कितने यूजर हैं। सो मेरे पास एक यूजर बना हुआ है यहाँ पे आईसीसीपी। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो मुझे अगर यूजर से लॉगिन होना है तो आपको पता है कि आपके पास सर्वर का आईपी आ गया, किस प्रोटोकॉल से एक्सेस करना है वो भी आ गया, आईपी भी आ गया, और किस यूजर से करना है वो भी आ गया, और उसका पासवर्ड क्या है वो भी आपको पता होगा। सो हाउ टू एक्सेस। सो मैं लिनक्स की मशीन पर यहाँ पे बैठ के काम नहीं करूंगा और कोई भी इस तरीके से नहीं करेगा। अब आपको अगर लिनक्स पे काम करना है तो जो तरीका मैं बता रहा हूं उसी तरीके से चलना है। लाइक आई एम जस्ट ओपन इन कमांड प्रॉम्प्ट, टाइप SSH एंड देन सर्वर आईपी। यूजर, जिस भी यूजर को लॉगिन करना है, मैं रूट यूजर से लॉगिन होना चाहता हूं, @192.168.1.100, then enter, then yes it's as the password, so password है RED red HAT head। नाउ ये मेरा क्या हो गया, रूट यूजर को मैंने कहा, तो वही कंसोल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मुझे आईसीसीपी यूजर से लॉगिन होना है तो अगेन मैंने दोबारा से कंसोल लिया, नाउ SSH ICCP यूजर @ वो भी उसी सर्वर पे बना है, सो नाउ द 192.168.1.100 देन RED red HAT head। तो गाइस ये देखिए पैरेलली मैंने क्या करें, दोनों के दोनों यूजर्स को लॉगिन कर। अगर आपने 20 यूजर 30 यूजर 50 यूजर बनाए तो आप इसी तरीके से कर। अब मुझे अगर आप सभी को कोई टास्क देना है कि लिनक्स पे आप ये वाला काम करके दिखाओ, अब आप लोग कहते हैं सर हमारा तो लिनक्स की मशीन नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मेरे पास है, मैं आपको यूजर नेम और पासवर्ड दूंगा, कहूंगा यू कैन एक्सेस थ्रू द SSH और ये वाला टास्क एग्जीक्यूट करिए। क्लियर द पॉइंट्स? अब दोनों यूजर लॉगिन हो गए। अब मैंने क्या करा है कि आपको बोला है कि क्रिएट, कि यूजर से लॉगिन होने के बाद सपोज करिए यू आर लॉगिन विद यूजर, आप यूजर से क्या हो गया, लॉगिन हो गया। अब मैंने बोला क्रिएट फाइल एंड डायरेक्टरी। सो क्रिएट एंड फाइल डायरेक्टरी। सो मेरा पहला क्वेश्चन है चंदन से। चंदन, नैनो से कैसे फाइल क्रिएट करेंगे, नैनो और कैट कमांड से? दीपक, गौरव, राकेश, मोइन, तनिषा, मैंने लास्ट क्लास में यही टास्क दिया था कि 4-5 तरीके से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। टच से मैंने बताई थी और मैंने बताया था कि आपको ये पढ़ के आना है हाउ टू क्रिएट फाइल वाया विम, VI, नैनो और कैट, और व्हाट्स द डिफरेंस। हाँ या ना? अगर ना बोलोगे तो मैं रिकॉर्डिंग में आपको सुनवा देता हूं, और अगर आप बोलोगे टास्क नहीं दिया तो मेरे पास सब रिकॉर्डेड है। वो बात है। तो गाइस, अब नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा तो मत पढ़ो। टच कमांड से फाइल करने, TOUCH टच एंड ICCP-F1 फाइल 1 एंड टच ICCP-D1। अब गाइस आपके पास देखिए दो तरीके के ऑप्शन हैं कि अभी क्या है कि आपने क्या करा हुआ है, आपने दोनों यूजर्स लॉगिन करे हुए हैं, यस या नो? अभी हमारे पास क्या है, दोनों यूजर्स लॉगिन हो रखे हैं। हमारे पास एक यूजर है जिससे हम लॉगिन है, दिस इज कॉल्ड अ रूट, और एक यूजर है जिससे हम करते हैं ICCP। यूजर कौन है? यूजर इज अ एडमिन, यानी सॉरी रूट जो है वो कौन है आपका, और एडमिन के पास राइट्स होते हैं कि वो किसी भी यूजर में की प्रोफाइल में जाके काम कर सकता है। अब
अगर आपको कह रहा हूं कि आपको डायरेक्टरी यहां पर बनानी है, यू कैन क्रिएट अ डायरेक्टरी इन दिस लोकेशन, लेकिन किसके थ्रू बनानी है? कि मैंने बोला है कि रूट को, एडमिन को, कि आईसीसीपी को एक फाइल और एक डायरेक्टरी एलोकेट कर दो। सब एडमिन को एक फाइल और एक डायरेक्टरी बनानी है, किसके लिए? आईसीसीपी के लिए, आईसीसीपी की प्रोफाइल में। तो कैसे बनाएंगे? रूट से आईसीसीपी की प्रोफाइल, आईसीसीपी के अकाउंट में डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है। हाँ, बताओ ना कमांड। रूट पे बैठ के आईसीसीपी को डायरेक्टरी देनी है। चलो, मैंने यहाँ पे अगर pwd कमांड चलाई सौरभ, आई एम जस्ट क्रिएट अ pwd। सो pwd से क्या आएगा यहाँ पे? अगर मैं रूट यूजर से लॉगिन हूं, स्लैश रूट आएगा। लेकिन मुझे डायरेक्टरी कहां पर बनानी है? आईसीसीपी पर। मैं अभी लॉगिन किससे हूँ? रूट यूजर से। डायरेक्टरी किससे बनती है? अब कहां पर बनानी है? आईसीसी पे। आईसीसीपी की लोकेशन क्या है? होम। होम के अंदर, और इसके अंदर जाके D1, रूट पे बैठ के। लेकिन अगर मुझे यहां पर बनानी है, तो यहां पर अगर डायरेक्टरी बनानी है, तो यहां पे कमांड क्या चलेगी? MKDIR D2 डायरेक्ट। क्योंकि रूट को पूरा पाथ बताना पड़ेगा कि कहां पर जाके बनानी है। आप उसी जगह पे हो तो आपको पाथ देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं यहाँ पे ls करता हूं, और अगर मैं pwd करता हूं, तो pwd का मतलब है अभी प्रेजेंट में मेरा डेटा कहां पे आएगा? होम आईसीसीपी के अंदर। यहां पे अभी तक कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। अगर मैं रूट से बैठ के यहां पे डायरेक्टरी बनाना चाहता हूं, तो आई एम जस्ट क्रिएट MKDIR/होम, होम के बाद आईसीसीपी, और उसके बाद आई एम जस्ट क्रिएट DIR1 and TOUCH touch/home ICCP and FILE file 1, and now TOUCH touch DIR1 space FILE file 2, sorry, FILE file 2 and MKDIR dir1/dir2। सो मैंने यहाँ पे टोटल 4 कमांड्स बताई हैं। अब मैं जिससे पूछूंगा वही आउटपुट बताएगा। अंजलि, पहली कमांड का आउटपुट क्या आएगा? इस कमांड का मीनिंग क्या है? ये कमांड चलाइए तो इसका आउटपुट क्या आएगा और कहां पे आएगा? क्या आएगा आउटपुट? बताओ तो सही। क्या करना चाह रहा हूं मैं, पहले ये बताओ इस कमांड से। तो किस नाम से? किस नाम से डायरेक्टरी बनेगी? मैंने आपको बताया था कि जो सबसे लास्ट में होता है वो आउटपुट होता है, और जो सबसे पहले होता है वो होता है जो काम हम करना चाहते हैं। बीच में होता है उसका पाथ, लोकेशन। सो MKDIR मतलब ये होती है डायरेक्टरी बनाने वाली, और लास्ट में DIR1, यानी कि इस नाम से मैं डायरेक्टरी बनाना चाहता हूं। बीच का जो है वो है पाथ, कहां पे? /home/ICCP। /home/ICCP पाथ कहां पर है? इस यूजर का है। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि ये जो DIR1 है, ये कहां पे डायरेक्टरी बनेगी? इस यूजर पे। टीना, ये कमांड किसको रिप्रेजेंट कर रही है? होम के अंदर आईसीसीपी में फाइल 1 बन जाएगी। तनिषा, तीसरी कमांड किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बताओ। कहां पे क्या होगा? टच कमांड से क्या करना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे? टच कमांड किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फाइल बनानी है। अब फाइल किस नाम से बनेगी टच कमांड से? कहां पर बनेगी है? डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी 1 कहां पर है? अगर मैंने सबसे पहली कमांड नहीं चलाई होती, तो क्या तीसरी कमांड चलती मेरी? नहीं चलेगी। इसीलिए पहले मैंने क्या बनाया है? डायरेक्टरी 1 बनाई है, फिर उस डायरेक्टरी 1 के अंदर फाइल बनाई है, फिर उसी डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी बनाई है। नाउ यू कैन सी द ls।
तो यहाँ पे देखिए फाइल 1 फाइल 3 दोनों आ गई, dir1 आ गया। अगर मैं cd करके dir1 करूंगा और फिर से ls करूंगा तो यहाँ पे dir2 dir आ गए। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ls कमांड से काम हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहां पर ls कमांड चलाऊंगा तो ये आउटपुट नहीं दिखाएगा, क्योंकि मुझे अगर इस आउटपुट को देखना है तो मुझे डेडिकेटेडली क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे पाथ को देना पड़ेगा और फिर ls कमांड चलानी पड़ेगी। यानी कि अगर आप सेम लोकेशन पे हो तो देखिए यहां पे डायरेक्ट आ गया, क्योंकि यहां पर क्या है, मैं अदर यूजर पे हूं तो उस यूजर को तो बताना पड़ेगा ना यार, वहां पे उस बिल्डिंग में जाना है, सेकंड फ्लोर पे जाके उसको सामान देना है। लेकिन जो है ही वहीं पर, जो उसी लोकेशन पर है, उसका क्या करना है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, 10 मिनट, नहीं 10 मिनट इससे ज्यादा बच्चे झेल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, पता है मुझे यार, इतना क्लियर है। सो गाइस, आपको जो भी काम करना है ये इसी पैटर्न में करना है। आपको यही सेटिंग्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं कोई भी टास्क करने जाऊंगा तो मैं इस जगह पे नहीं जाऊंगा। मेरी मशीन ऑन रहेगी, मैं एवरीडे आऊंगा, मुझे कोई भी मशीन करनी है, विंडो आर करा, सीएमडी करा, या मैंने यहाँ पे पावर सेल ओपन करा। यू कैन जस्ट ओपन के आपके पास यहाँ पे पावर सेल होता है। पावर सेल के अंदर आया, पावर सेल पे आने के बाद लाइक मैंने यहाँ पे लिखा, सीधी सी बात है, SSH RWT root@192.168.1.100 now RED red HAT head काम स्टार्ट, या आई एम जस्ट गो टू द VS कोड। एक बार हो गया ना, VS कोड के अंदर आया, टर्मिनल पे गया, टर्मिनल पे जाने के बाद लाइक SSH at the rate sorry SSH, then like ICCP at the rate and 192.168.1.100। तो कोडिंग अगर आप कर रहे हैं, तो अगर मैंने कहा है कि भाई ये अब पाइथन का डेवलपर है, तो उसने पाइथन का कोड है, वो क्या कर रहा है, इस यूजर से लेके इसको कंपाइल करेगा, एक्सेस करेगा। तो VS कोड हो रहा है, वहां पे भी चल रहा है, यानी कि कोई भी XYZ आपके पास कंपाइलर हो, सारी जगह चलेगा। इवन अगर आपने गिट डाल रखा है, तो like you can go in show more option git bash। तो अगर आपने git भी डाल रखा है तो एक ही चीज, कमांड्स लाइक SSH space root at the rate is it 192.168.1.100 and RED red HAT head। तो आपको क्या है, अगर हो सकता है कंपनी कहती है नहीं हमारी तो डेवलपमेंट का काम है, हमें तो VS कोड पर ही यूजर के क्रेडेंशियल्स को लॉगिन कराना है, मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं देना, तो डेवलपर तो क्या है, वो तो कोडिंग का कंपाइलर यूज करेंगे। गिट पर है तो कोई गिट बैश यूज करेगा। कोई सिस्टम पे बैठा है, कोई पावर सेल पे विंडोज पे काम कर रहा है तो पावर सेल पे लाइनस को एक्सेस करेगा। तो अगर आपने ये सेटिंग्स बनाई हुई है तो आपकी मशीन सारी जगह हो जाएगी और सारी जगह एक एक अलग अलग यूजर से कर सकते हैं। तो अगर आपको लिनक्स की बेस्ट प्रैक्टिस करनी है तो आपको एटलीस्ट पैरेलली 3 यूजर्स को लॉगिन करके काम करना पड़ेगा। एक रूट लिया, यूजर 1 और यूजर 2, आप एडमिन से सेटिंग्स करोगे और चेक करोगे कि यूजर पे वो अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। मुझे परमिशन देनी है, एक यूजर को रीड की देनी है, एक को राइट की देनी है। तो एडमिन ने परमिशन लगाई, दूसरे यूजर के कंसोल पे आप उसको लॉगिन करके क्या करोगे, चेक करोगे क्या वो परमिशन अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये इस टाइप्स के कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, और वो तभी बनेंगे जब आप लोग पैरेलली पढ़ोगे। अदरवाइज मुझे कुछ नहीं, मैं तो पढ़ा के नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाऊंगा और आप लोगों का कोई बात नहीं। थैंक यू गाइस, आई थिंक सो। अगर मजा आ रहा है तो पढ़ना, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है पढ़ने की।